4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारकर बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश नहीं कर सकता था। मौसम बहुत ही वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे, सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा ही जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया था कि पानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ एक गिलास ही पिया होगा। पसीना बमुश्किल 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये आया कहाँ से? जब उसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है और न ही मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह से चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया, लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल उस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अपकी गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला मगर नाक नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी और बाप पहले ही मर चुका था। एक भाई उससे छोटा जो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। इससे कबल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मरतबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम के खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई उस लड़की के पास जाए और या उसे ऊपर से ही इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और फिर वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खंकारा, लेकिन लड़की ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा इधर देखो। लेकिन लड़की ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपनी पिंडली ही खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता, लेकिन अगर उसे उसकी आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता, मगर उस लड़की ने तो जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी थी, और अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत बेचैन हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास जाकर खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूं। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई हूं। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहां बैठकर क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज्यादा सांवला हो गया। तुम क्या चाहते हो?
सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब व गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमदार हुई। मेहरबानी? काहे कि मेहरबानी, चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे के बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर आओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ ना कहा। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूं और दरख्त के नीचे क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पांचा नीचे किया और पिंडले खुजलाना बंद कर दिया। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की के जवानी के मुताल्लिक सोच रहा था। वो उसका और उन दो अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो इस लड़के के मुकाबले में ढीली ढाली थीं, जैसे बरसों के इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका तो हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थीं, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि यह सिलसिला उसको अब खुद करना पड़ेगा। हालांकि वो उसकी तकनीक से बिल्कुल नावाकिफ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में लपेट दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखलाया। मैं कुछ भी तो नहीं। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमदार हुई। आराम से बैठो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनांचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित्त गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। मजबूरीवश वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो आराम से हो गई है, इसलिए उसने उसके साथ खेलना शुरू किया। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने विरोध को अब बेकार की चीज समझ लिया है। सुरेंद्र को यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनांचे उसने खिलवाड़ करना छोड़ दिया और कहा, चलिए आओ, पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तिपाही पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीजें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला। उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफेद सफेद झिल्ली हटाई, फिर फांकें अलग की। एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मजा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होठों पर वही अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना, आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? अरे बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपनी पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूं, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपनी मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया।
ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया क्योंकि उसमें गोलियां भरी हुई थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और बुरी तरह से कराहने लगा। तुमने ये क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे ना, उसमें मेरा बाप भी था।